नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले लोकसभा की बात करते हैं। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में मानसून सत्र के प्रारंभ से जारी गतिरोध अब भी बरकरार है। मंगलवार को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही निचले सदन में 3 विधेयक पारित हुए और 1 विधेयक पेश किया गया। लोकसभा में जिन 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई उनमें जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 और संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 निचले सदन में पेश किया गया। इस विधेयक को पेश किए जाने का विपक्षी दलों ने विरोध किया। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात सभापटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। इसके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक पेश किए जाने का कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर और गौरव गोगोई, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया। विधेयक पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान ने सदन को संपूर्ण अधिकार दिया है कि वो दिल्ली राज्य के लिए कोई भी कानून ला सकता है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के हवाले से इसे पेश किए जाने का विरोध किया जा रहा है, लेकिन उसी आदेश के पैरा 6 पैरा 95 में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई कानून बना सकती है। शाह ने कहा कि विधेयक पेश किए जाने के खिलाफ सारी आपत्तियां राजनीतिक हैं और इनका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के तहत भी इनका कोई आधार नहीं है। इसके बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक पेश किए जाने की मंजूरी दे दी। इससे पहले विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं के नियम 72 के तहत इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवा संबंधी विषय राज्य के अधीन होना चाहिए। ऐसे में ये विधेयक अमल में आने पर दिल्ली राज्य की शक्ति को ले लेगा। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि वो इस विधेयक को पेश किए जाने का 3 बिंदुओं पर विरोध कर रहे हैं। इसमें पहला सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं के नियम 72 के तहत है। उन्होंने कहा कि इस सदन को इस प्रकार का कानून बनाने की विधायी शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि ये संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है और दिल्ली राज्य की शक्तियों को कमतर करने वाला है। प्रेमचंद्रन ने कहा कि इस विधेयक को लाने का मकसद उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने का प्रयास है। विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने चुटीली टिप्पणी की कि सबसे पहले वो विपक्ष के शुक्रगुजार हैं कि बगैर प्रधानमंत्री के सदन में आए, उन्होंने कार्यवाही चलने दी। उन्होंने कहा कि एक सामान्य विधेयक के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है और ये अधिकारों के विभाजन के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि वो इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये संसद की विधायी शक्ति से बाहर का विषय है। उन्होंने कहा कि ये उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है और पूरी तरह से मनमाना है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि ये विधेयक पूरी तरह से गैर कानूनी है। कांग्रेस के ही शशि थरूर ने कहा कि ये दिल्ली सरकार को कमतर करने का प्रयास है और संविधान सम्मत संघवाद के सिद्धांत को कमतर करता है। हालांकि बीजू जनता दल बीजद के पिनाकी मिश्रा ने कहा कि सरकार जो विधेयक लेकर आई है वो पूरी तरह से विधायी शक्ति के अधीन है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के तहत भी ऐसा किया जा सकता है। मिश्रा ने विरोध करने वाले दलों के सदस्यों से कहा कि आप इसके खिलाफ मतदान कर सकते हैं, लेकिन इसे पेश करने को चुनौती नहीं दे सकते हैं। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे कहा, पूरा देश देख रहा है, आप संसद में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो उचित नहीं है। बिरला ने कहा कि मैं आपको चर्चा के दौरान पर्याप्त मौका दूंगा। सदस्यों का शोर शराबा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने करीब 2:40 पर सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
निचले सदन की कार्यवाही 3 बजे प्रारंभ होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे और नारेबाजी के बीच ही सदन ने 3 विधेयकों, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 और संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक में किसी तरह की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार इस विधेयक को बहुत ही पवित्र मन से लाई है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए सुविधाओं को सुगम बनाने के मकसद से ये विधेयक लाया गया है और ये जनहित में लाया गया विधेयक है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के गुमान सिंह डामोर ने कहा कि इस संशोधन से आम लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे जन्म और मृत्यु दोनों का डिजिटल पंजीकरण हो सकेगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय महत्व का विधेयक बताया। शिवसेना के राहुल शिवाले ने कहा कि इससे जन्म एवं मृत्यु का डेटाबेस बनाया जा सकेगा, जिससे विकास की योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि ये पिछले दरवाजे से लाई जाने वाली NRC राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण है। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि जनगणना कब होगी। ओवैसी ने कहा कि इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की संगीता आज़ाद और कुछ अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। इस विधेयक के बाद अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 और संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी गई। तीनों विधेयकों को पारित होने के बाद सदन में व्यवस्था बनते नहीं देख पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने अपराह्न 4 बजे सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। मणिपुर के मुद्दे पर हंगामे के कारण प्रश्नकाल भी बाधित रहा। और आइए अब आपको राज्यसभा की खबरें दे देते हैं। राज्यसभा ने सहकारी संस्थाओं में कामकाज को पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने और सहकारी समितियों के प्रबंधन में एकाधिकार को समाप्त कर सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने वाले बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक को आज विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है, जिससे इस पर संसद की मोहर लग गई। राष्ट्रीय जनता दल के AD सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एलामारम करीम और जॉन ब्रिटास ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों में संशोधन के भी प्रस्ताव दिए थे, लेकिन इन सदस्यों के सदन में मौजूद नहीं रहने के कारण ये संशोधन पेश नहीं किए जा सके। विपक्ष के सदस्य विधेयक पर चर्चा के बजाय मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद समूचे विपक्ष के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में सहकारी तंत्र में चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए सहकारी सूचना अधिकारी चुनाव प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इससे सहकारी समितियों में निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार आएगा और समितियों में समय पर चुनाव हो सकेंगे। इसके अलावा सहकारिता समिति के कामकाज में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही आएगी। उन्होंने कहा कि समितियों में महिला और अनुसूचित जाति के लिए एक सीट के आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में मजबूत होने और इसके विस्तार से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी सहकारी डेटाबेस बनाने का 95% कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा सहकारी विश्वविद्यालय खोलने की दिशा में भी कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का देश भर में 2 लाख पैक्स खोलने का लक्ष्य है। YSR कांग्रेस के S निरंजन रेड्डी ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है, क्योंकि इसकी लंबे समय से ज़रूरत थी और इससे सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। भाजपा के डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे ने कहा कि समितियों के बोर्ड में महिला और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित की गई है, जो अच्छी बात है। भाजपा के विजयपाल सिंह तोमर ने कहा कि विधेयक में सहकारी समिति के बोर्डों की चुनावी प्रक्रिया को सरल और समय की ज़रूरतों के अनुरूप बनाया गया है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी और परिवार ने सहकारिता आंदोलन को समाप्त करने और उस पर अपना एकाधिकार बनाने का काम किया। YSR कांग्रेस पार्टी के V विजयसाई रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके पारित होने के बाद सहकारी समितियों में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा और पारदर्शिता आएगी।
तमिल मानिला कांग्रेस के जी के वासन ने भी विधेयक का समर्थन किया और कहा कि सहकारी समितियों में चुनाव प्रक्रिया नियमों और दिशा निर्देशों के आधार पर होना चाहिए। भाजपा के कैलाश सोनी ने कहा कि इस विधेयक में स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भाजपा के मिथिलेश कुमार ने कहा कि इससे किसानों की हालत में सुधार आएगा। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में प्रेस एवं पाक्षिक पंजीकरण विधेयक 2023 पेश किया। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023 विधेयक सदन के पटल पर रखा। इन विधेयकों पर निर्धारित कार्यसूची के अनुसार किसी और दिन सदन में चर्चा कराई जाएगी। ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में बिजली की कमी नहीं है, स्थानीय कारणों से बिजली की आपूर्ति बाधित होती है, जो राज्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए बिजली उपकेंद्रों, आपूर्ति लाइनों और ट्रांसफार्मर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और कृषि फीडर को भी अलग किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि देश में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1,57,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर कैंसर, टीबी आदि बीमारियों की जांच की जाती है। इन केंद्रों को जिला अस्पताल से जोड़ा गया है। यहाँ मरीजों को संचार माध्यमों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। राज्यसभा ने अदालतों में मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए लाए गए मध्यस्थता विधेयक 2021 को भी विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता विधेयक को दिसंबर 2021 में राज्यसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे व्यापक विचार विमर्श के लिए स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति की सिफारिशों को समाहित करते हुए इस विधेयक को सदन में लाया गया है। विधेयक में भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना, उसे संस्थागत रूप देने, मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने और मध्यस्थों को विनियमित करने का प्रावधान है। विधेयक में ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी पक्ष किसी भी अदालत में दीवानी या व्यावसायिक मुकदमा या कार्यवाही दायर करने से पहले मध्यस्थता द्वारा विवाद के समाधान के लिए कदम उठाएगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया 180 दिनों के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, जिसे दोनों पक्षों द्वारा 180 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। मध्यस्थता के आधार पर होने वाले समझौते सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे और इन पर अदालती फैसलों की तरह अमल किया जाएगा। राज्यसभा ने जैव विविधता संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन का गैर अपराधीकरण करने वाला जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023 भी ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को गत 26 जुलाई को पारित कर चुकी है। इसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक से घरेलू कंपनियों को लाभ होगा और परंपरागत औषधियों के शोध और विकास में मदद मिलेगी। यह विधेयक 2002 के जैव विविधता अधिनियम को संशोधित करता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की सहायता के लिए लागू किया गया था। विधेयक में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग करते हुए आज भी शोर शराबा किया, जिसके कारण सुबह कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने एक बार फिर मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की। सभापति ने कहा कि उन्हें सदस्यों से इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के 60 नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री से सदन में आकर मणिपुर की स्थिति पर बयान देने की मांग करने लगे। सभापति ने कहा कि विपक्ष की ये मांग संवैधानिक रूप से निरर्थक और निराधार है। उन्होंने कहा कि विधायिका के प्रति सरकार और मंत्रिपरिषद की जवाबदेही सामूहिक होती है। उन्होंने इसके समर्थन में 2014 में CPIM के सीताराम येचुरी की इसी तरह की मांग के जवाब में आसन द्वारा दी गई व्यवस्था का हवाला दिया और विपक्षी सदस्यों से उनके रुख पर आत्मचिंतन करने को कहा। सभापति ने विपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान किए जाने पर दुख और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदस्यों ने अपने व्यवहार से राज्यसभा को एक तरह से अप्रासंगिक बना दिया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी उचित कारण के सदन में पिछले 8 दिनों से लगातार व्यवधान पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो सदन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ इस बारे में कई बार विचार विमर्श कर चुके हैं, लेकिन गतिरोध को दूर करने में सफलता नहीं मिली है।
सभापति ने कहा कि इस व्यवहार से गलत संदेश जा रहा है और सदस्य कार्यवाही में बाधा पहुंचाकर सदन की सदस्यता के समय ली गई शपथ और वचनबद्धता का पालन नहीं कर रहे। सभापति धनखड़ ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता को अनेक बार उनकी बात रखने का मौका दिया है, लेकिन वो हर बार एक ही मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा और इसके लिए निर्धारित समय को बढ़ाने के लिए भी तैयार है, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर अड़ा हुआ है। इसी के साथ संसद समाचार खत्म हुए। नमस्कार।